हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम लिमिटेशन लिख रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन की। फर्स्ट लिमिटेशन कंप्लीट हो गई, बस इतनी सी थी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 लिमिटेशन रहती है, 3 मिनट में है बेटा, फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। वंशिका और वंश उठकर घर चले जाओ। मैंने खड़े होने के लिए कहा था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुन सकते पढ़ने का कोई फायदा नहीं, घर चले जाओ। दोनों खड़े हो जाओ और घर जाओ भाई। लो जी बच्चों, नोट करना फटाफट से। पहली एडवांटेज समझ लो पहले,
फिर नोट कर लेना जो रह गया है। बेटा पहली एडवांटेज में लिखा होगा सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज, सामने देखना मेरी तरफ, पहले सामने देखना मेरी तरफ। बेटा मान लो इंडिया में 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड थी पहले, 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड थी पहले, और होता क्या था बेटा, मान लो अगर मैं बोलूँ कोई क्रॉप सीजन, कोई क्रॉप ऐसी है जिसका क्रॉप सीजन 9 मंथ्स का है, ठीक है ना, तो आप क्या करते थे बेटा, क्रॉप प्रोड्यूस करते थे 9 महीने, और बाकी 3 महीने के लिए आप क्या करते थे बेटा, फेलोइंग का प्रोसेस करते थे। याद है एक दिन मैंने फेलोइंग प्रोसेस समझाया था आपको, जब बेटा आप क्रॉप काट लेते हो उसके बाद बेटा आप, ताकि आपकी सॉइल फर्टिलिटी को रीगेन करे, आप बेटा सॉइल को खाली छोड़ देते हो खोद के, इसे बोलते हैं बेटा फेलोइंग का प्रोसेस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम पुराने जमाने में एग्रीकल्चरिस्ट ये करते थे, क्या करते थे बेटा, एक क्रॉप उगाई जिसका क्रॉप सीजन 9 मंथ का है, 3 मंथ का बेटा फेलोइंग का प्रोसेस करा, फिर 9 मंथ की क्रॉप, फिर 3 मंथ फेलोइंग, ऐसे चलता था। अब मैं इफेक्टिवली सोचूं क्या मेरी पूरी लैंड यूज हो पा रही है, नहीं, मैं अगर सोचूं तो मेरी 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड तो यूज नहीं हो रही, ये लैंड 9 मंथ यूज हो रही है आउट ऑफ 12 मंथ, यानी कि अगर मैं इफेक्टिवली सोचूं तो बेटा मेरी लैंड सिर्फ 75% ही यूज हो रही थी, यानी कि जो मैं लैंड यूज कर रहा हूं बेटा वो 13.5 हेक्टेयर लैंड का इस्तेमाल कर रहा था। अब हुआ क्या बेटा, जब आपने HYV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करा, वही HYV सीड्स, वही केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ एक चीज अच्छी है, वो क्या करता है, फेलोइंग के प्रोसेस को एलिमिनेट कर देता है। अब क्या कर पाते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, 9 मंथ के लिए एक क्रॉप, 3 महीने खाली नहीं बैठते बेटा, फेलोइंग नहीं करते, वो छोटी क्रॉप उगाती है जिसका क्रॉप सीजन ही 3 महीने का हो, तो यानी कि पूरे 12 महीने का उनको काम मिलने लगा, आपकी लैंड 100% यूज होने लगी। तो बेटा यही है एकरेज में बढ़ना, एकरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, प्यार से बोलते हैं एकरेज। बेटा देखो लैंड नहीं बढ़ गई, लेकिन लैंड का इफेक्टिव यूज बढ़ गया। पहले जिस लैंड को आप 12 महीने में से 9 महीने इस्तेमाल कर रहे थे, पूरे 12 महीने यूज कर रहे हो। अब आप सोचो 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड पहले भी थी, 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड आज भी है बेटा, बदला क्या, बदल गया सिर्फ बेटा आपका काम करने का तरीका, फेलोइंग का प्रोसेस एलिमिनेट हो गया। समझ आई बात, ओके बात। बाकी सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बेटा रीड करते टाइम ही मैंने समझा दी थी, ठीक है जी। अब जिसका लिखना रह गया लिख लो, एक बार सारा रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम है बेटा प्रॉब्लम का डिस्कशन करता हूँ। हाँ जी सर, दोबारा बताऊँ एक बार एकरेज, देख भाई बात सुन, इंडिया में 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड मान ले ऐसी है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, मान ले 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो बेटा जिसपे फार्मिंग हो सकती है, ठीक है ना, जो बेटा हमारी लैंड होल्डिंग्स है बाबू। लेकिन ये 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड पूरी इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। आप क्या करते थे बेटा, पूरे 12 महीने में से 9 महीने की एक क्रॉप लेते थे बेटा जिसका क्रॉप सीजन ही 9 महीने का, और 3 महीने क्या करते थे, फेलोइंग का प्रोसेस करते थे। फेलोइंग क्या होता है बेटा, जब आप क्रॉप को काट लेते हो तो उसकी फर्टिलिटी कम हो चुकी होती है आपकी सॉइल की। आपकी सॉइल बेटा नेचर में हमारी ऐसे ताकत है बेटा, वो रीगेन कर लेती है अपनी फर्टिलिटी को, अगर 3 महीने आप खाली छोड़। क्या करते थे बेटा एग्रीकल्चरिस्ट, 3 महीने के लिए बेटा खाली छोड़ देते थे। होता क्या था बेटा, वो रीगेन कर जाती थी अपनी फर्टिलिटी, फिर बेटा आप क्या करते थे, फिर क्रॉप उगाना शुरू कर देते थे। यानी कि इफेक्टिवली 12 महीने में से मेरी लैंड सिर्फ 9 महीने यूज होती थी। तो अगर मैं बोलूँ कि 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड हो इंडिया में, तो आप क्या इफेक्टिवली 18 करोड़ हेक्टेयर लैंड का यूज कर रहे हो, नहीं। मेरे हिसाब से तो भाई 9 आउट ऑफ 12 आप 13.5 करोड़ हेक्टेयर लैंड का यूज कर रहे हो। कहता है हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्यों था बेटा, HYV टेक्नोलॉजी की वजह से आया था। HYV टेक्नोलॉजी में एक चीज है केमिकल फर्टिलाइजर, वो क्या करते हैं बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर ने एलिमिनेट कर दिया टू द प्रोसेस ऑफ फेलोइंग। फेलोइंग का प्रोसेस खत्म हो गया बेटा, सॉइल में फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती है। इसकी वजह से आप 2 क्रॉप उगाने लगे, डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो गया। 9 मंथ के लिए बेटा एक क्रॉप, 3 मंथ के लिए एक क्रॉप, छोटी क्रॉप, ठीक है ना बेटा। तो पूरे 12 महीने इफेक्टिवली आप लैंड यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका लैंड यूज इतना हो गया कि बेटा आज की तारीख में 18 से 19 करोड़ हेक्टेयर लैंड का इस्तेमाल कर रहे हो आप। लैंड नहीं बढ़ गई लेकिन उसका इफेक्टिव यूज बढ़ गया। जरूरत नहीं पड़ती थी ना, आप केमिकल फर्टिलाइजर का आज की तारीख में यूज करते हो, इसकी वजह से फेलोइंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा क्रॉपिंग करो।
यार तू समझ ही नहीं रहा बाबू, 9 लैंड तो पूरी यूज करते थे, तू समझ नहीं रहा। 400 गज का प्लॉट है, 400 गज में ही खेती करते थे, लेकिन होता क्या है भाई, आप 9 महीने में आपने क्रॉप उगा ली, 3 महीने 400 गज को छोड़ना पड़ता था, फैलोइंग करनी पड़ती थी। अब इफेक्टिवली कितना यूज हुआ, तेरी नजर में तो 400 गज यूज हुआ, मेरी नजर में तो 9 महीने यूज हुआ आउट ऑफ 12 मंथ, मेरी नजर में ये 300 गज ही यूज कर रहा। तो तू 300 गज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी तूने कि 100 गज पे तो खेती नहीं हो रही, तो ये कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। ओके है ना जी बात, ठीक है जी। बढ़े आगे, लिख लिया जिसने लिखना था, समझना है कुछ, रिपीट करूं कोई हेडिंग आपको लगता हो, रीड करना शुरू करते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर का 100% पार्ट, ठीक है जी। बाबू नोट्स निकाल लो, जो भी नोट्स आए हुए हैं ग्रुप में बेटा वहीं से पढ़ रहे हैं हम। इंडस्ट्री एंड ट्रेड पेज नंबर 27 मेरे पास बुक है, एनसीईआरटी लेटेस्ट बुक। कहता है एक बाबू पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं और बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा 101%। कल मैंने आपको रीड कराया था, मैंने तो जान के बोला था, मुझे पता था इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कहा मैं पूछूंगा कुछ ताकि आप सीरियस पढ़ो, आपने पढ़ लिया, थैंक यू। चलो जी बेटा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड कहता है इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। Industry provide employment which is more stable than the employment in agriculture. It promote modernization and overall prosperity. अभी सिर्फ रीड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, थोड़ा जिस जगह पे जोर देना होगा जोर दे के रीड करूंगा, पूछूंगा आपसे बात, ढंग से पढ़ते जाओ। अगर आपने इतना ढंग से पढ़ा है तो बेटा ये बोल रहा है कोई भी कंट्री बेटा जो बहुत पुअर कंट्री होती है, इंडिया भी बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत पुअर कंट्री थी, कहता है वो प्रोग्रेस तभी कर सकती है अगर उसका इंडस्ट्रियल बेस अच्छा है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होने से क्या होता है बेटा, बहुत सारे फायदे हैं। इंडस्ट्री जो बेटा नौकरी देती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का क्या है बेटा बाबू, एग्रीकल्चर जो नौकरी देगी ना बेटा उसमें भी बहुत सारे पेच है। अगर आप कहोगे तो अभी टच कर देता हूँ कुछ मुद्दे बेटा। एक सबसे बड़ा मुद्दा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, शायद आपने बचपन में कभी पढ़ा हो कहीं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटा, एक फार्म लैंड को कल्टीवेट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन एक फैमिली में 10 मेल हैं, 10 के 10 बेटा उसी फार्म लैंड पे लगे रहेंगे। आपको लग रहा है नौकरी मिल गई 10 लोगों को, जबकि 4 ही लोग वो काम कर सकते थे। अगर आप 6 लोगों को वहां से हटा भी दोगे, टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल, गिरेगा नहीं बेटा, एक ग्राम भी आउटपुट नहीं गिरेगा अगर 6 लोग निकल जाएंगे और 10 के 10 लोग लगे हुए हैं। आपको लग रहा है एग्रीकल्चर नौकरी दे रहा है, एग्रीकल्चर कभी स्टेबल नौकरी नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, अगर बेटा आपने कोई छोटी क्रॉप उगाई जिसका क्रॉप सीजन ही 6 महीने है बेटा, बाकी के 6 महीने सारे खाली बैठे रहेंगे परिवार के 10 लोग, तो एग्रीकल्चर आपको कभी स्टेबल बेटा जॉब ऑफर नहीं करता, जबकि इंडस्ट्री पूरे 12 महीने की जॉब ऑफर कर सकती है। पहला फायदा इंडस्ट्री का। दूसरी बात बेटा, इंडस्ट्री प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर थोड़ी प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन को। अगेन एग्रीकल्चर में जितना मॉडर्नाइजेशन आज की तारीख में आपको दिखाई देता है, सब बेटा इंडस्ट्री ने दिया है। अगर आज एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का यूज हो रहा है ना बेटा, किसने दिया है? इंडस्ट्री ने तो दिया। आज थ्रेशर्स का यूज हो रहा है, किसने दिया बेटा? इंडस्ट्री ने तो दिया। इंडस्ट्री प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है जी। मैं अब एक बार एनालिसिस नहीं करूंगा, पहले रीड आप करेंगे, मेरा एनालिसिस बाद में रहेगा, ठीक है जी। चलो बेटा, कहता है इट इज फॉर दिस रीजन दैट द 5-year प्लान प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहता है इस रीजन की वजह से 5-year प्लान में बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दी गई। कौन सा 5-year प्लान था बेटा जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई? कौन सा 5-year प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई? पीछे नहीं देखना पूर्वा, रुक जा। हाँ जी, देख लिया। ईमानदारी भी कोई चीज होती है जिंदगी में। हाँ, हंसी दे रही, रुक नहीं रही। चलो जी बेटा, हाल देख लो अपने, ठीक है ना। पीप इनटू योर ओन हार्ट कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमने बोर्ड के पेपर देने हैं अभी 2 बार इस साल में। चलो जी, यू माइट हैव स्टडीड इन अ प्रीवियस चैप्टर, देख लो कितनी एक्सपेक्टेशन है उसे तुम्हारे से। You might have studied in a previous chapter that at the time of independence, the variety of industry was very narrow.
लार्जली कन्फाइंड टू द कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। याद है आपको बेटा? याद है आपको? सबसे पहले दो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, कॉटन और जूट। आपको याद होगा बेटा, एक गुजरात में होती थी पुराने जमाने में, है ना, एक बंगाल में होती थी बेटा। एक को ऑपरेट करते थे इंडियंस, एक को फॉरेनर्स। याद नहीं आ रहा होगा वैसे। दे आर टू वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म। आपको पता है बेटा, आज भी एग्जिस्ट करती है टाटा स्टील, आज भी है ना। इनकॉर्पोरेटेड ईयर 1920, 10 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसे तो। 1950, 1907 टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। कहता है वन इन जमशेदपुर एंड द अदर वन इज कोलकाता, बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इफ द इकोनॉमी वांट्स टू ग्रो। चलो जी, ये तो सारी प्रीवियस चैप्टर की बात होगी जी, होगी। बाबू एक बात बता दो, जिस दिन बुक शुरू करी थी ना, आपको ये कहा था आप इसे हाथ से खुद निकाल लोगे। मैं एक दिन में 2 ही पेज लिखवाऊंगा, 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद आपको फिर याद आएगा, अच्छा 60 निकल गए। और यही करते हैं हम, सिर्फ 2 पेज लिखवाता हूं, हम 2 पेज जाके रिवाइज नहीं करते। और हाल देख लो हमारे, यार ये याद नहीं आ रहा कि टिस्को किस ईयर में स्टैब्लिश हुई। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स was what should be the role of government and the private sector in the industrial development. At the time of independence, Indian industries did not have the capital to undertake the investment in the industrial venture required for the development of our economy. Nor was the market big enough to encourage industries to undertake major projects, even if they had the capital to do so. It is principally for this reason that the state had to play an extensive role in promoting the industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on the socialist line led to the policy of state controlling the commanding height of the economy, as the second 5-year plan put it. This meant that the state would have the complete control over those industries that were vital for the economy. The policy of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. बेटा आपसे एनालिसिस चाहिए मुझे, आप पढ़ के बता दो दोबारा, क्योंकि एक बार में तो आप बता नहीं पाओगे कि क्या समझ में आया आपको इतनी बात में। अब एनालिसिस तो यार वीडियो में ही होना चाहिए, मज़ा तो तभी आएगा। हाँ जी, अपनी क्या समझे आप? कैपिटल की डेफिशिएंसी थी। और क्या समझी? जो नहीं लिखा हुआ वो बता दें हम अपनी तरफ से। मैच में थोड़ी रहती है, तो असर तेरे अंदर वही है, जो बात हुई भी नहीं वही घुमा घुमा के बताते रहो। हाँ माधव, क्या समझा भाई? बहुत बहुत बढ़िया एनालिसिस, मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट। बेटा इंडस्ट्री सेक्टर 1950 टू 1990 की बात चल रही है। उसने जब मैंने पिछला पैराग्राफ पढ़ा ना, इंपॉर्टेंस बता दी। कहता है इंडस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर स्टेबल जॉब नहीं देता, इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती है। पहले तो उसने इंडस्ट्री की ज़रूरत बता दी, फिर उसने ये बताया कि बेटा इंडस्ट्री को लीड कौन करेगा। 1950 टू 1990 कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं था हमारे पास बेटा जिसके पास अरबों रुपए हो जो इंडस्ट्री लगा सके, जिसके पास लाखों भी हो जो इंडस्ट्री लगा सके। इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और कोई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ एक बेटा आप टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन को लेकर झंडा नहीं फहरा सकते कि सारी इंडस्ट्री टाटा आप ही लगा लो, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। भाई इंडस्ट्री लगानी जरूरी है प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं, और अगर एक दो के पास पैसा है तो वो लगाना नहीं चाहते क्योंकि उनको मार्केट इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही कि उनका प्रोडक्ट कोई बाय कर देगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा मेरे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो उस टाइम पर बेटा गवर्नमेंट आगे आई क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी नहीं थी। ठीक है जी, बढ़े आगे। बाबू नेक्स्ट टॉपिक दिया गया होगा आपकी बुक में IPR 1956।
ठीक है ना, दिया गया है ना बेटा, IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, लिख लो बेटा 101% इन वोट्स। अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में ना कहना बताया नहीं। 101% वोट, जो बेटा मोबाइल से बढ़ रहा है मोबाइल के ऊपर लिख लो। हाँ चलो जी बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ढंग से रीड करना। मैं एनालिसिस बिल्कुल बाद में करूंगा, इसके बाद मौका भी नहीं दूंगा। मैं बहुत स्लो पढ़ूंगा बेटा, एनालिसिस आपका चाहिए मुझे, बहुत मजबूत एनालिसिस। चलो जी, पेपर में आएगा कम से कम 6 नंबर, 6 MCQ आ सकते हैं यहीं से, एक केस बनाकर। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग, स्टेट वर्ड समझते हो ना बेटा, किसके लिए लगाया जाता है? गवर्नमेंट के लिए, या आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है, और आज भी आप इंडिया के बहुत सारे पुराने लॉ पढ़ लोगे, हर जगह स्टेट वर्ड लिखा गया। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। कहता है इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, द IPR ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। बेटा गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी पूरी उठा ली, सेटअप कर लिया कि मुझे इंडस्ट्री सेक्टर को आगे लेकर जाना है इस 40 साल में, ठीक है ना बेटा, और गवर्नमेंट ने 40 साल इंडस्ट्री चलाई है अपने दम पर, ठीक है ना। तो बेटा कहते हैं उन्होंने IPR 1956 को अडॉप्ट करा। IPR क्या चीज होती है बेटा? कानून है, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 में आपने बेटा इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे कानून लिखे थे एक जगह पर, उसे हम IPR 1956 बोलते हैं। आपको बता देता हूं बेटा, बहुत बार IPR का जिक्र हुआ है इकोनॉमी में, आपके कोर्स में और कोई नहीं पढ़नी, कम से कम 12 या 13 बार IPR अलग अलग आई हैं। 1948 में एक बार IPR आया, फिर 1951 में आया, फिर 56 में आया, 71 में आया, 80s में आया बेटा, 90s में आया, अलग अलग IPR आए हुए हैं कम से कम 10 से 12 बार। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक है, ये तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या रूल थे बेटा इंडस्ट्री के 1956 में। चलो जी, दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5-year प्लान, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड अप द बेसिस ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। बेटा मेरी तरफ देखना, 1956 में हमारे 5-year प्लान का एम था बेटा इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि हमें इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने सेकेंड 5-year प्लान के साथ साथ बेटा कोऑर्डिनेट कर रही थी। गवर्नमेंट ने कहा हम लीड रोल प्ले करेंगे, हम बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर को और मजबूत करेंगे। और आपको बता देता हूँ बेटा, हमने जरूर मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये गवर्नमेंट ने जो IPR 1956 पास किया ना बेटा, यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि गवर्नमेंट सोशलिस्टिक पैटर्न पे जा रही थी। सोशलिस्टिक पैटर्न याद है आपको? 3 तरीके की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का काम क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल जस्टिस। लेकिन बेटा अगर गवर्नमेंट मेन रोल प्ले कर रही थी, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करे। तो 1956 में बेटा पूरी इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी दिखाई देने लगी। चलो जी आगे बढ़ना, कहता है दिस रेजोल्यूशन, अब मैं बेटा सिर्फ पढ़ूंगा। दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड द इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज which would be exclusively owned by the state. The second category consisted of industry in which private sector could supplement the effort of state sector, with that state taking the sole responsibility for starting the new unit. The third category consisted of remaining industry which were to be in the private sector. अभी बाद में थोड़ी देर बाद 2 पैराग्राफ और, सब भूलने का मौका दूंगा आपको। कहता है ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड unless a license was obtained from the government. This policy was used for promoting industry in the backward region. It is easier to obtain a license if the industrial unit was established in the economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefit, electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. पढ़ते चलो। Even an existing industry had to obtain a license from the expanding output or for diversifying production. This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than the economy required. License to expand production
was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods. एनालिसिस आपसे चाहिए, पहला आपका एनालिसिस, फिर मेरा एनालिसिस। जुड़ गया भाई? चलो जी, अब क्या कहता है, कौन बताना चाहता है इसका एनालिसिस इन 3 पैराग्राफ का? राधिका बताना। कुछ नहीं छोड़ा, वो कुछ नहीं छोड़ा। मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया बताया तूने, बहुत बढ़िया। जिसको कहते हैं ना, मतलब एक बढ़िया होता है, एक होता है बहुत ही बढ़िया। पेपर में पूरे नंबर हैं अगर आप ऐसा कुछ लिखा है तो। चलो खैर, मैं आपको समझाता हूँ बेटा और क्लैरिटी के साथ। थोड़ा से बातों को एक्सटेंड करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, ठीक है जी। लो सामने देखना बेटा, हम लिखेंगे इसको हेडिंग वाइज। पेपर में आया IPR 1956, तो बेटा हम हेडिंग वाइज लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे नहीं पॉइंट में। सब सामने देखना मेरी तरफ बेटा, मैं 3 हेडिंग बनाऊंगा। IPR 1956 में ना, अगर आप देखोगे ब्रॉडली 3 फीचर है, 3 फीचर दिखाई देते हैं। सबसे पहला फीचर है बेटा 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक बात बस राधिका, यहां पर आपने थोड़ी सी गलत बोली, बाकी सब ओके था बेटा। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहली कैटेगरी वो है दोज हु वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली, यानी कि ओन्ड बाय द स्टेट। पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्री आएंगे जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, कोई आएगा नहीं। दूसरी कैटेगरी में बेटा पब्लिक सेक्टर, पूरा ही लिख देता हूं, पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर इज गिवन अ सेकेंडरी रोल, यानी कि फिर इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर की। अगर आप देखोगे ना बेटा, वर्ड इसने पता है कैसे लिखा है एनसीईआरटी ने, प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा। वर्ड लिखा सप्लीमेंट करेगा, सिर्फ हेल्प करेगा। मतलब ये वो इंडस्ट्री थी सेकंड कैटेगरी में जिसमें बेटा प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी रहेगा। और बेटा थर्ड वन में वो इंडस्ट्री आ सकती है बेटा जो प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है। जो शुरू की 2 कैटेगरी में नहीं आएंगी वो थर्ड कैटेगरी, और वो प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है। अगर एग्जैक्ट काउंटिंग बता दूं जो नहीं लिखी एनसीईआरटी में, गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज अपने लिए रखी थी। गवर्नमेंट ने कहा 17 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो स्टेट जाएगी इसमें और कोई नहीं आएगा। 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एंटर कर सकता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल रहेगा, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है, लेकिन सेकेंड हेडिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेटा आप एंटर तो कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन जब इंडस्ट्री लगा रहे होगे तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना। और आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपने अर्बन एरिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया ना, बस बेटा कभी इंडस्ट्री अप्रूव नहीं होगी, वो सालों साल पेंडिंग पड़ी रहेगी, गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करती थी। और अगर किसी बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करा, अभी गवर्नमेंट ओके कर देगी। तो यानी कि बेटा देखो, गवर्नमेंट का एम था रीजन वाइज बैलेंस क्रिएट करना। और आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप इंडस्ट्री लाइसेंसिंग की पॉलिसी ला रहे हो ना, अगेन आपका मोटो कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो नहीं सकता, वरना तो आप बांटते इंडस्ट्रियल साइन कर दिए मैंने, चल लगा इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर दो। गवर्नमेंट किस पे चल रही थी? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में, कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना, हमें सोशल वेलफेयर करना है। हमें क्या करना है? अपने बैकवर्ड रीजन को भी उतना ही डेवलप करना है जितने अर्बन एरियाज डेवलप है। तो आप तो बैकवर्ड रीजन में लगाओगे तो अभी साइन करती हूँ, वरना नहीं करती। तो अगर आपने नई इंडस्ट्री लगानी है और बैकवर्ड में लगानी है तो जल्दी अप्रूव हो जाएगी, वरना अप्रूव नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात,
लाइसेंसिंग में ही 2 पॉइंट बनाने हैं, एक तो बेटा बैकवर्ड रीजन वाला, एक दूसरा पॉइंट बनाना है कि अगर कोई इंडस्ट्री को लाइसेंस मिल गया, मान लो आपने इंडस्ट्री लगाई है किसी गांव में बेटा, मान लो कोई भी गांव का नाम ले लो, गागाली, आपको लाइसेंस मिल गया और आपने उस टाइम पर लाइसेंस अप्रूव कराया था 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी का। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, एक नई मशीन लगाना चाह रहा हूँ मैं जिसकी कैपेसिटी 20,000 यूनिट और है, 50,000 का आपने अप्रूव किया, 20,000 का और अप्रूव कर दो। गवर्नमेंट भाई ये भी नहीं अप्रूव करती थी, महाभारत था ये अप्रूव कराना। गवर्नमेंट कहती थी मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा सप्लाई, अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो, ये प्रूव कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है मार्केट में, तो लाइसेंस अप्रूव करती हूँ, वरना नहीं करती। तो यानी कि अगर बेटा नई यूनिट लगानी है तो भी लाइसेंस, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कराना है तो भी लाइसेंस। बात समझ आई? एंड थर्ड हेडिंग इज इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रीज आपको कंसेशन दे देंगे। बाबू कंसेशन का मतलब छूट। अगर आप बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाने को तैयार होते हो, लाइसेंस अप्रूव करेंगे, 2 बेनिफिट देंगे, टैक्स हॉलीडे, टैक्स कंसेशन, टैक्स माफी, दूसरी बात सब्सिडाइज पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे बहुत कम रेट पर बेटा, बहुत कम रेट पर। समझ आया? बात सब वही है जितनी एनसीईआरटी ने बोली, एनालिसिस भी बिल्कुल वही था बेटा जो राधिका ने बोला, बस मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया और एक काउंटिंग दे दिया आपको। मैं ये काउंटिंग इसलिए दे रहा हूं बेटा, ये टुगेदर विद में दी गई है, एमसीक्यू तो आ सकता है, ठीक है ना? आपको अपने हिसाब से कर रहे हो, जो ये मैं सब लिखवा रहा हूं, मेरे सामने 10 बुक और रहती हैं भाई, ठीक है ना? मैं खाली एनसीईआरटी मेरे लिए बेस है, जरूर है बेस, लेकिन अगर कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा है और टुगेदर विद में सैंपल पेपर में पास्ट ईयर में आया, मैं सब कुछ देख के कंसीडर करके लिखवा रहा हूं आपको। जो नोट्स होंगे एग्जॉस्टिव होंगे, मैंने कहा था इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी ना पढ़ना, बस ये पढ़ जाना, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है जी? लिखना शुरू करें बेटा। टॉपिक लिखो, फीचर ऑफ आईपीआर 1956। हाँ 5-10 मिनट बाद, ठीक है ना? फीचर ऑफ आईपीआर 1956, फीचर्स ऑफ आईपीआर 1956। उम्र ऐसी है, प्यार ही सुनाई दे रहा होगा इन्हें। आईपीआर भाई, आईपीआर, हाँ जी। फीचर ऑफ आईपीआर 1956, पहला फीचर है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बाबू ये 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अरे बोलेगा भाई मैंने जर्मन में बोल दी हो बात, गलती तेरी थोड़ी है, पहले दिन आया तू आज आईडी के बैच में। आईडी क्या है भाई ये? हाँ भाई 3 सब पे कांटा मार दिया था, हाँ पूरी ऐसे कांटा मारा था इसके ऊपर। बस यहां पर 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व रख ली थी, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक एनर्जी कह लो, रेलवे कह लो और आर्म्स कह लो, तगड़ी चीजें सब अपने लिए। चलो जी बेटा, ये लिखा आपने 3 हेडिंग लिखी, इसमें बेटा ऐसे लिखना पॉइंट 1 रोमन्स में, those industries which would exclusively established and developed by state, those industries which would exclusively established and developed by state, Roman 2, those industries, वंश और वंशिका बैठ जाओ, those industries which would established and developed by, which would established and developed by public sector and private sector
public sector and private sector, but private sector is given secondary role. अब एक काम करोगे आप, कहीं ना कहीं हाइफन करके लिख लोगे, ये 17 थी क्वांटिटी में, ये 12 थी, चाहे ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट नंबर 1 के, चाहे कहीं लिख लो, बस आपको ये पता होना चाहिए 17 थी, ये 12 थी। चिपका लिया। रोमन 3, those which would not covered in सामने देखना, which would not covered in 1 and 2 above, which would not covered in 1 and 2 above can be developed by private sector. सेकेंड हेडिंग लिखना है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जल्दी जल्दी बेटा, स्पीड बढ़ाओ, बस 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ, छुट्टी कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फर्स्ट बुलेट लिखना है, इसमें बुलेट में लिख रहे हो अब आप, ये लिखी हुई है मेरे पुत्र, किसकी स्पेलिंग बोलो? इंडस्ट्रियल की। थर्ड क्लास दोबारा कर, पहले थर्ड क्लास दोबारा करेगा तो बताऊंगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, INDUSTRI, अबे चल नोटंकी कम कर। बुलेट 1 लिखना बेटा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, industries set up in the private sector, industries were set up in a private sector, industries were set up in a private sector, required licensing from state, required licensing from state, comma, obtaining license in the backward regions were easy as the government wants to create balanced regional development. Underline the word balanced regional development. Balanced regional development. Second bullet, expansion of production capacity to required, यहां पर TOO वाला बेटा 2 है, expansion of production capacity to required licensing from state, full stop। थर्ड हेडिंग लिखना बेटा, इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन, वासु कंसेशन की स्पेलिंग, अच्छा, इसमें फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, इफ प्राइवेट सेक्टर सेटअप अ इंडस्ट्री, if private sector set up a industry in backward region, it would allow benefits
लाइक रोमन 1 एंड रोमन 2। रोमन 1 में लिखो टैक्स हॉलीडे या टैक्स कंसेशन, जो भी लिखना चाहो। बेनिफिट्स लाइक, अरे यार तुमने एक स्टेटमेंट लिखी, ये लो बेनिफिट्स लाइक। रोमन 1 में लिखो टैक्स कंसेशन या टैक्स हॉलीडे, और रोमन 2 में लिखो सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।